everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. और हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं टारगेट HP टेट के लिए। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बता दूं कि लास्ट 2 पार्ट्स में हमने रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन एज वेल एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। इस सीरीज़ में हम लोग किस तरह से टॉपिक को कर रहे हैं, जैसे चैप्टर वाइज हम चैप्टर ले रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर जो मेन टॉपिक है जैसे जेनेटिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक इनमें इंक्लूडेड रहते हैं। मेजर चैप्टर का नाम जेनेटिक्स है और यहाँ पे इसके जितने भी जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। मैं आपको बता दूं कि क्लास +2 की जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दोनों इंक्लूडेड हैं जेनेटिक्स में, जिसमें जो प्रोसेसेस, एक्सपेरिमेंट वगैरह सब इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें मेंडल के वर्क का सबसे ज़्यादा जो है वो पोर्शन है और जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह उसमें इंपॉर्टेंट है। और जो 6 चैप्टर है उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की जो मॉलिक्यूल है, जैसे डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, टीआरएनए वगैरह, उनका क्या रोल है, कैसे वो इनहेरिटेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो प्रोसेस है कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होने का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो दोनों ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और टोटल जो है जेनेटिक्स के यहाँ पे 50+ क्वेश्चन हैं, जिसमें से आप देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 वीडियो करवाऊंगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं करवा सकती। तो 25 क्वेश्चन इस वीडियो में और जो रेस्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करवाऊंगी, यानी कल की वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि यूनिट की बात की गई है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी यहाँ पे निकल के आता है कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी अगर आपसे पूछेंगे तो वो भी स्टूडेंट जीन होता है, यानी कि जीन सबसे छोटी यूनिट होती है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट जीन आना चाहिए, तो बी ऑप्शन में ही सिर्फ सबसे पहले जीन है, बाकी सब में अलग ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये हाईलाइट करके इसलिए रखा है क्योंकि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, तो खुराना जो है इन्होंने डिस्कवरी करी थी आर्टिफिशियल जीन की। यहाँ पे केमिकल सिंथेसिस और यहाँ पे वर्ड एक स्किप हो गया है, वो है जीन। तो जीन को आर्टिफिशियली बनाया था इन्होंने, ठीक है। केमिकल सिंथेसिस की जगह आर्टिफिशियल डिस्कवरी भी लिखा होता है या आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन भी लिखा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। वैसे स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये बायोटेक्नोलॉजी में भी रिपीट हुआ है, बट वहाँ पे ज़्यादा इसका पोर्शन है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है वहाँ पे ज़्यादा प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, पीसीआर वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन को। मॉलिक्यूल को कट करने का काम कौन कर रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एंजाइम से बिलोंग करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ कौन सी कैटेगरी है वो, तो आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस एंजाइम कलेक्टिवली एक कैटेगरी है जिसके अंदर 2 सब डिविजन्स आते हैं, 2 टाइप आते हैं। वन इज एक्सोन्यूक्लिएजेस, ठीक है, और दूसरा है आपका एंडोन्यूक्लिएजेस। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एंडोन्यूक्लिएजेस जो एंजाइम है, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक डीएनए सीक्वेंस है आपके पास, और इस सीक्वेंस पे क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एंडोन्यूक्लियस की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या करता है, इस डीएनए में पर्टिकुलर एक पोर्शन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। जब बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन करेंगे उसमें ज़्यादा आपको ये टॉपिक आएगा, आप ज़्यादा अच्छे से वहाँ समझेंगे। तो क्या होता है, ये एंजाइम पर्टिकुलर एक क्या करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ये, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये स्पेशल सीक्वेंस होता है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। बिफोर दिस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जब जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइडेंटिफाई कर लेता है तो यहाँ से कट कर देता है डीएनए को, ठीक है। क्योंकि बीच से कट कर रहा है इसलिए एंडो वर्ड यूज होता है। दूसरा आपकी जो कैटेगरी है वो है एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम। तो ये जो एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम होते हैं ये डीएनए को उसके एंड, जो दोनों तरफ ये एंड्स हैं, यहाँ से कट करने में हेल्प करता है, इसलिए एक्सोन्यूक्लिएज वो उन्हें हम कहते हैं। अब बात करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की अगर, तो ये कैसे सीक्वेंस होते हैं स्पेशल। जैसे अगर मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल बताऊं, तो इस तरह से एनसीईआरटी में जी, वेट अ सेकेंड,
GAATTC। अब इसका जो सामने एंटी पैरेलल जो स्टैंड होगा उस पर क्या होगा है, G के सामने C होगा, A के सामने T होता है, T के सामने A, और यहाँ पे A अगेन एंड यहाँ पे G। अब ये सीक्वेंस जो यहाँ आपके पास दे रखा है डीएनए स्टैंड का पर्टिकुलर एक पोर्शन का सीक्वेंस, इसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्यों इसे कहते हैं? जब जो है जैसे मान लीजिए ये 5 डैश एंड है तो ये 3 डैश हो जाएगा, और इससे जो अपोजिट होगा ये जो है 5 डैश हो जाएगा और ये 3 डैश हो जाएगा। जब हम एक स्टैंड का 3 to 5 रीड करते हैं तो देखिए GAATTC, दूसरे स्टैंड पे 3 to 5 चलते हैं तो भी सेम GAATTC, सेम जो है रीडिंग इनकी जब आती है तो ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। ये स्पेसिफिक होते हैं और ऐसे सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और वहां से कट कर देता है, इसलिए उसे मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक विच इन्वॉल्व technique which involve deliberate manipulation of gene between species is called। तो मैनिपुलेशन ऑफ जीन जो है उसे हम क्या कहते हैं? वो बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है और उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंडर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा। अब जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी होता है जब एक पर्टिकुलर किसी जीन की ट्रीटमेंट की जाती है, जैसे पर्टिकुलर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी जीन की वजह से, तो उसे ठीक किया जाएगा। टिश्यू कल्चर होता है स्टूडेंट की टिश्यू एक किसी ऑर्गेनिज्म का लेके उसको फर्दर कल्चर किया जाएगा। और यहाँ पे एक और टर्म नई आपके लिए हो सकती है, दैट इज हाइब्रिडोमा। अभी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट? ये यूज़ होती है जो हमारी एंटीबॉडीज या जिन्हें हम आईजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं या एंटीबॉडीज कहते हैं, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। मतलब कि हाइब्रिडोमा टेक्निक में क्या किया जाता है? प्रोड्यूस की जाती है आइडेंटिकल एंटीबॉडीज लार्ज नंबर पर। ठीक है, तो आपको ये टर्म भी क्लियर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है? डीएनए विद हिस्टोन, डीएनए विदाउट हिस्टोन, हिस्टोन ओनली, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये हिस्टोन क्या है? ये एक तरह की स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं, पॉजिटिव चार्ज इन पे होता है। और यहाँ पे इस एमसीक्यू का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? प्रोकैरियोट में क्या होता है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, डीएनए होता है उसमें लेकिन विदाउट हिस्टोन होता है, सर्कुलर डीएनए जो है मेनली होता है, और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। डीएनए विद हिस्टोन जो है स्टूडेंट यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर वे में जो है ये मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है, इसके साथ डीएनए जो है इस तरह से रैप्ड हुआ होता है, बहुत सारी हिस्टोन प्रेजेंट होती है। और ये जो हिस्टोन होती है सर, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है हिस्टोन मॉलिक्यूल है, ये स्पेशल प्रोटीन मैंने आपको बताया, पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है। और जो डीएनए होता है, डीएनए पे स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इकट्ठे जुड़े रहते हैं अच्छे से। और दूसरी चीज़ हिस्टोन से एक और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये ऑक्टामर में प्रेजेंट होती हैं। यानी कि एक तो हिस्टोन ऑक्टामर आ गया प्लस डीएनए के साथ ये जुड़ा होता है, दोनों को कलेक्टिवली पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम शब्द आपको याद रखना है। और ऑक्टामर लिखा क्योंकि यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल इसके प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हिस्टोन ऑक्टामर आपने वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A tall plant was grown in nutrient deficient soil and it remained dwarf when it was crossed with dwarf plant then। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं, अगर इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ पूछा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ टॉल प्लांट लिखा हुआ है, ये नहीं बताया हुआ है स्टूडेंट कि ये जो है होमोजाइगस प्लांट है। ठीक है, यानी कि प्योर टॉल प्लांट है, ये प्योर टॉल है या फिर ये हाइब्रिड टॉल है, ये नहीं बताया हुआ है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ देखिए, लास्ट में मैं आपको बताती हूँ। प्योर टॉल प्लांट नहीं बोला गया है, ना ही हाइब्रिड टॉल बोला गया है, सिंपल बोला गया है और टॉल प्लांट।
अब दोनों जीनोटाइप को हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वो प्योर टॉल है, प्योर जो है होमोजाइगस कंडीशन में है। तो दोनों कंडीशन को, एक कंडीशन ये आ जाती है, दूसरी कंडीशन हाइब्रिड की ये आ जाती है। अब यहाँ पे ये क्या है, प्योर है, प्योर टॉल प्लांट है, और ये जो है हाइब्रिड है। अगर हम क्रॉस करते हैं, पहले तो कहा कि इसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो किया गया है, तो ये ड्वार्फ बाहर से देखने पे, लेकिन जीनोटाइप तो यही रहा। जब क्रॉस करेंगे तब तो जीनोटाइप का काम है। फिर क्या बोला, इसको क्रॉस कर देंगे एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, और ड्वार्फ का जीनोटाइप जो है स्मॉल टी होगा। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आता है ड्वार्फ, तभी अपना करेक्टर शो करता है। अदरवाइज जो हाइब्रिड होता है वो डोमिनेंट उसमें जो है टॉलनेस वाला जीन होता है। अब क्या रिजल्ट्स आएंगे इसके, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम अगर इसका क्रॉस देखें, चलो मैं यहाँ पे, क्योंकि इंडिविजुअल 4 ही बनेंगे, तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड इंडिविजुअल बनेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसका क्रॉस अगर मैं यहाँ छोटा सा बनाऊं, तो हमारे पास एक तरह गैमीट आ जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ जो है स्मॉल टी आ जाएगा। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ जाएगा, स्मॉल टी, कैपिटल टी के साथ यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी। तो यहाँ पे 50% क्या बने स्टूडेंट, हाइब्रिड बने, और 50% ही यहाँ पे ड्वार्फ यानी कि ये वाले इंडिविजुअल बने। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए ये वाला आंसर भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि टॉल हाइब्रिड है या फिर क्या है, प्योर है। तो ये कंडीशन अगर लिखा होता कि हाइब्रिड टॉल वाज ग्रोन, तो आपका आंसर होना था 50% ये हाइब्रिड बने, 50% जो है वो ड्वार्फ बने। और अगर लिखा होता प्योर टॉल, तो वहाँ पे जो चारों के चारों इंडिविजुअल बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, हाइब्रिड बन रहे हैं। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, देखिए। तो अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, देखिए ऑल हाइब्रिड्स आर टॉल, ठीक है, एक के क्रॉस की वजह से ये आंसर आ रहा है, और एक क्रॉस की वजह से ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई देखो नहीं किया गया है। तो इसका इस ऐसे क्वेश्चन पे आप डाउट रेज कर सकते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन जो है वो टैट वाले डालते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पे डाउट्स आप रख सकते हैं अपने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज ऑफ द सेल साइकिल इन विच रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर इज। वैसे ये क्वेश्चन आपको सेल साइकिल डिवीजन में भी रिपीट होता है। डीएनए जो है रेप्लिकेट कब करता है, एस फेज में करता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है स्टूडेंट। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया था एचपी टैट में कि एस फेज में दूसरी कौन सी चीज रेप्लिकेट करती है, तो सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट करता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब मेंडल ने अपना काम किया तो उसने क्रॉस दिए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था। तो ये जो दोनों क्रॉस थे, इसी की बेसिस पे अपने लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करा था उसने। तो यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गेमीट के लिए उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए एडेनिन इज पेयर्ड विद। तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि जो एडेनिन है, ए से लिखते हैं, वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और डबल बॉन्ड बनाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब जब आरएनए की बात करी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए डीएनए की जगह आरएनए लिखा होता, वैसे डीएनए है तो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है डीएनए की जगह जो है आरएनए लिखा होता, तो आरएनए में थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए होता तो डी ऑप्शन करेक्ट होना था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन्स कलर वेट ओके सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन्स गिवन बाय बारबारा मैकटॉक आर ऑल्सो कॉल्ड। ये जो जंपिंग जीन्स है मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, उसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, जंप करके कहीं और पहुंच जा रहा है, ऐसे समझिए आप इस कंसेप्ट को। तो उसकी वजह से क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, जीनोम में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। तो यूजुअली म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं। ये म्यूटेशन क्या है, सडन चेंजेस आ जाते हैं जब जीनोम में, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो उन्हें जंपिंग जीन्स के लिए दूसरा क्या नाम यूज होता है, दैट इज ट्रांसपोन्स उन्हें कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन डीएनए आर, दो चेन्स होती हैं इस तरह से, और अगर देखा जाए ऐसे इनको ओपन करके, एक होता है 5' दूसरा होता है 3', ये 5' होगा और ये 3' होगा, तो एंटी पैरेलल हैं ये, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हरविंद खुराना, वही खुराना साहब दोबारा से आ गए, ठीक है, पूरा नाम इनका जो है हरविंद खुराना है। इनको नोबेल प्राइज मिला था, और अब बताया मैंने आपको, सोचिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इन्होंने क्या डिस्कवर करा था, ठीक है, इन्होंने जीन सिंथेसिस, देखो अब यहाँ पे कुछ और तरीके से ऑप्शन दे रखी है आपके पास, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following most appropriately describe hemophilia? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया थी, उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये, उनकी पेडिग्री में ये जो डिजीज है वो देखी गई है। मैंने एक शब्द कहा, दैट इज पेडिग्री। पेडिग्री होता है जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री चार्ट को एक तरह से देखा जाता है, आप समझ सकते हो कि जो हिस्ट्री है हमारे पूर्वजों की वो देखी जाती है, उसे हम पेडिग्री कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस उसे हम प्रोसेस को कहते हैं। तो रॉयल फैमिली में ये थी, तो रॉयल डिजीज इसको कह दिया गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या पॉइंट है, आपको कुछ और पॉइंट भी मैं यहाँ से बताती हूँ क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो आपको यहाँ से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये पता चल रहा है कि रिसेसिव है, रिसेसिव है मतलब अगर जो है डोमिनेंट तब होगी जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगी, ठीक है। तो जो रिसेसिव करेक्टर है एकदम से उसमें जो है वो इफेक्ट नहीं दिखेगा, और ये जीन डिसऑर्डर है। किस तरह से मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि रिसेसिव डोमिनेंट, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये कोई जीन है, पहली बात एक मैंने बताया कि ये क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरा, ये जो है वो फीमेल इंडिविजुअल से रिलेटेड है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। मान लीजिए ये नॉर्मल फीमेल है और ये कोई फीमेल है, इसके पास ये एक यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे एच लिखती हूँ हीमोफीलिया के लिए, हीमोफीलिया वाला जीन इसके पास है। अगर दूसरी कंडीशन में इसके कंट्रास्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स, और दोनों के पास मैंने एच लगा दिया। अब अगर ये वाली कंडीशन आती है स्टूडेंट, तो जो है हीमोफीलिया डिजीज हो जाएगा। इस केस में इसके पास जीन तो है बट ये एक रिसेसिव डिजीज है, इसलिए खुद का इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है ये जीन, तो ये फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर होगी, है ना, मतलब कि हेट्रोजाइगस जो फीमेल है वो कैरियर होगी फॉर नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन को ट्रांसफर करेगी। ये यहाँ पे नॉर्मल फीमेल है, राइट। तो अगर ये जो है होमोजाइगस कंडीशन में आता है तो डोमिनेंट करेगा और डिजीज हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लेक ओपेरन। ये आपका ओपेरॉन कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट जो ये ओपेरॉन का कंसेप्ट है, ये आपने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, दैट इज कॉब एंड मोनाड, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है, मोनाड। और लेक ओपेरॉन में जो प्रोसेस को इंड्यूस करता है, शुरू करता है, तो यहाँ पे उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज जब जो है एज अ इंड्यूसर वहाँ पे ऐड होती है, उसकी वजह से आगे जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन का, वो प्रोसीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडोन। कोडोन वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। टोटल जो कोडोन है, ठीक है, उनका नंबर जो है 64 है टोटल, और ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे ट्रिपलेट में लिखे हुए हैं। इनमें से जो फंक्शनल होते हैं 61 होते हैं, और जो 3 बच गए ये प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडोन भी कहा जाता है। अब देखिए स्टार्टर कोडोन की बात की गई है, जितने भी 64 ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसमें से सिर्फ एक स्टार्टर कोडोन होता है, और वो कौन सा होता है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन ए, AUG। और ये जो कोडोन है स्टूडेंट्स, ये जो दिए हुए हैं जितने भी कोडोन हैं, ट्रिपलेट हैं, ये पर्टिकुलर एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो ये जो AUG है ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट दूसरे जो कोडोन्स हैं, जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं, वो जो हैं प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, उनके दूसरे नाम, आगे क्वेश्चन स्टॉप कोडोन का मैंने ऐड कर रखा है, वहाँ पे स्टॉप कोडोन वाले क्वेश्चन अदर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। टेस्ट क्रॉस
इज अ क्रॉस बिटवीन। मेंडल ने जब काम किया तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में भी उसने दिया। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, ये क्रॉस से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये इंडिविजुअल पहले क्रॉस किया, ठीक है, और यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए हाइब्रिड, 4 हाइब्रिड यहाँ पे बन जाते हैं। अब ये जो F1 पहले क्या आया, ये F1 जनरेशन आई, और ये जो F वर्ड यहाँ पे यूज होता है इसका मतलब है फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है, फीलियल वर्ड गिवन इन NCERT। तो अब ये F1 इंडिविजुअल अगर जो है रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल है ये रिसेसिव पेरेंट के साथ जो है क्रॉस करता है तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और अगर ये ही इंडिविजुअल दोनों में से, चाहे इस वाले इंडिविजुअल से चाहे इस वाले इंडिविजुअल किसी भी पेरेंट से क्रॉस करता है तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर लिखा होगा कि टेस्ट क्रॉस तो आपका आंसर हो जाएगा कि हाइब्रिड जो है सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस करेगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, हम कहेंगे उसे टेस्ट क्रॉस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोसोम्स आर नेम ऑफ। एलोसोम शब्द यूज होता है सेक्स क्रोमोसोम के लिए। जैसे दूसरा एक शब्द है दैट इज ऑटोसोम, ये शब्द यूज होता है दूसरे क्रोमोसोम के लिए। जैसे मैं पता है 44 क्रोमोसोम प्लस जो है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम या तो फीमेल में XX होते हैं या XY होते हैं मेल में, तो ये तो आगे स्टूडेंट एलोसोम, और जो बच गए ये ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर एंड नेक्ड DNA मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लास्टिडोम्स आर फाउंड इन। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राउंड कर रखा है बिकॉज इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। जब हम बात करें, देखिए प्लास्टिडोम क्या होता है, एक वर्ड यहाँ पे इन्होंने डाल दिया हुआ है प्लास्टिडोम, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लास्टिडोम इंक्लूड करता है होल प्लास्टिड कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सेल, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर एंड नेक्ड DNA मॉलिक्यूल किस में होता है ये भी कह दिया गया है। तो सर्कुलर और जो नेक्ड DNA है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है, प्लास्टिड में भी होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी प्लास्टिड का ही आगे टाइप है, ठीक है। प्लास्टिड के आगे टाइप जो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो अब इसका जो है सही आंसर इनमें तीनों ऑप्शंस में से कौन होगा, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको कई बार, मैंने कहा पहले भी कि टैट में कई बार कर देते हैं ऐसा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है इन तीनों में से कौन सा अब होगा, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन जो है इसके साथ मिल रही हैं स्टेटमेंट के साथ। और प्लास्टिडोम के साथ अगर जाएं हम, अगर प्लास्टिड के साथ चले जाएं कि जो इंक्लूड करता है होल प्लास्टिड कॉम्प्लेक्स जो है सेल का, तो भी आप प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट किस में जाओगे, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग कैसे क्वेश्चन आपको टैट में देखने को मिल सकते हैं। ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, मतलब कि क्या है कि एक जीन है वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे फिनोटाइप, बहुत सारे मैनी करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, मैनी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को देख रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, पेलियोट्रॉपी कह देते हैं, राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। दूसरी टर्म यहाँ पे है दैट इज पॉलीजेनी या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी इसे कहते हैं, और पॉलीजेनी को मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस भी स्टूडेंट कहते हैं। अब इसमें इसका पेलियोट्रॉपी का उल्टा, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इसमें क्या था, वन सेकेंड, जो पेलियोट्रॉपी थी स्टूडेंट इसमें क्या था कि इसमें एक जीन बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, और इससे अपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत सारे जीन, मैनी जीन कंट्रोल करेंगे एक सिंगल करेक्टर को, ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गया। और मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे एलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। अब मल्टीपल एलिलिज्म का बात की गई है तो एक से ज़्यादा, मोर देन वन एलील जो है एक ही लोकस पे प्रेजेंट होंगे। अब लोकस क्या होता है, देखिए स्टूडेंट थोड़ी सी मैं आपको टर्म्स बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक पोजीशन है क्रोमोसोम पे, एक पोजीशन है जहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट है, एक इस तरफ दूसरा दूसरे क्रोमोसोम पे इसके कंट्रास्ट में प्रेजेंट होगी, उस पोजीशन को लोकस कह रहे हैं, ठीक है, मतलब कि पोजीशन ऑफ जीन है। और दो जीन कंट्रास्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे ये जो है जीनोटाइप्स हम लिख देते हैं कैपिटल टी, ये जो है दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कह देते हैं, एलील कह देते हैं। अब ऐसा बोल रहे हैं कि अगर जो है मोर देन एक अल्टरनेटिव करेक्टर जो है एक ही जो है लोकस पे प्रेजेंट है तो उसे हम मल्टीपल एलिलिज्म कह देते हैं, राइट।
नेक्स्ट है आपका कैरियर ऑफ जीन आर। जीन को कौन कैरी करता है नेक्स्ट जनरेशन में? तो क्रोमोसोम्स करते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं गेमीट्स के थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा है। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एडकोडोन। इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ है। गड़बड़ कैसा है? क्योंकि देखिए, ये आप सोचिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे स्टॉप कोडोन एंड की बात की गई है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन जो है प्रोसेस, उसको जो है बंद होना है, स्टॉप कोडोन की यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो 4 लिख रखा, पेपर में 4 ही था, जो मेरे पास पेपर था, तो 4 की जगह यू होना था। अगर यू होना था तो आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए मैं स्टॉप कोडोन का आपको कंसेप्ट बता देती हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि 3 कोडोन होते हैं ऐसे, जिन्हें हम नॉनसेंस कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन कहते हैं, जो प्रोसेस को स्टॉप करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन को। कौन कौन से हैं, कैसे याद करेंगे, वो भी बताती हूँ। पहले आप लिख दीजिए यू यू यू, ठीक है। फिर आप लिखिए ए, और यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो ए, ठीक है। फिर आपको जो जगह बच गई वहाँ पे क्या लिखना है, जी। और जिस तरह से यहाँ पे फर्स्ट ए था, दूसरा भी ए था, वहाँ लास्ट से भी यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे भी ए आएगा और बीच में जी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब थोड़ा सा इसको ट्रिकी सा बना के आप अपने हिसाब से भी इसको याद कर सकते हो, ऐसे आप लिख लीजिए। तो ये तीनों स्टॉप कोडोन है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे थायमिन और साइटोसिन जो 2 हैं, ठीक है, ये इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो UAG है, इसका नाम जो है अंबर इसे कहते हैं, और ये जो UAA है इसे ओकर, और UGA है इसे ओपल कहते हैं, इनके अदर नेम, ठीक है। तो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं कि जो ओकर है उसका सीक्वेंस क्या है, UAA है। इस तरह से भी क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स पैटर्न डालना है किसी ने पेपर में तो डाल सकता है। अब मैंने ये आपको बताया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 की जगह अगर यू लिख देते हो तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट मैंने बताया, देखो सी यूज हुआ है तीनों में, तो मैंने कहा सी और टी नहीं यूज होते स्टॉप कोडोन में, तो सीधा सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, और 4 की जगह यू लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे अभी भी टेट होगा तो हर बार, ये मैंने रिकॉर्ड देखा है एचपी टेट का, हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक थी। और चाहे एक क्वेश्चन को लेके, कई बार तो 3-4 क्वेश्चन को लेके मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से एनसीईआरटी प्रूफ देना पड़ता है, तब जाके वो नंबर देते हैं। तो अगर आपको, जैसे अभी पेपर होगा, तो अगर आपको अपकमिंग किसी भी एग्जाम में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपको उसमें डाउट लगता है कि ये गलत पूछा हुआ है, ये गलत तरीके की ऑप्शंस इसमें दे रखी हैं, एक से ज़्यादा आंसर जो है सही हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप जो है मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। हम आपको एनसीईआरटी प्रूफ प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको मेल कर सके, और उस चीज़ को हम हाईलाइट भी करेंगे अपने चैनल पर, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी उसकी हेल्प मिल सके, राइट। चलिए क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए भी होता है, सेल वॉल, जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल होती है उसमें, और राइबोसोम भी उनमें होते हैं। सेंट्रियोल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेल वॉल के क्वेश्चन स्टूडेंट रैंडम पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। एक तो सेल वॉल प्लांट की किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है स्टूडेंट। जैसे मैंने अभी बैक्टीरिया कहा, तो बैक्टीरिया की म्यूरिन, या फिर जिसे म्यूरिन को स्टूडेंट पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, और फंजाई उसकी बनी होती है काइटिन की। तो ये 3 क्वेश्चन रैंडम पूछे जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट है फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो इज। फिनोटिपिक यानी से बाहर से प्लांट देखने में कैसा है, तो यहाँ पे 3:1 इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे सी ऑप्शन, अगर यहाँ पे फिनोटिपिक की जगह जीनोटिपिक रेशो आपसे पूछी होती तो आपका आंसर ऑप्शन सी होना था। और अगर आपसे यहाँ पे मोनोहाइब्रिड की जगह डाई हाइब्रिड लिखा होता तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होना था। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ द चेन ऑफ डीएनए इज दिस, देन व्हाट, यहाँ पे देन होना, देन व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ ऑपोजिट चेन। तो चेन का एक सीक्वेंस दे के रखा हुआ है, अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूं
देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे है ACGTTGA, तो अपोजिट सीक्वेंस क्या आ जाएगा? ए के सामने अब डीएनए की बात की गई है तो टी आ जाएगा, सी के सामने जी और जी के सामने सी, टी के साथ ए बनाता है बॉन्ड और जी के सामने सी, टी के सामने ए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आरएनए लिखा है या डीएनए लिखा है। तो अगर मान लो आरएनए होता तो क्या होना था इसका आंसर? तो स्टूडेंट यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल आना था, ठीक है, और बाकी सीक्वेंस वही रहना था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए पेपर में कि डीएनए लिखा है या आरएनए लिखा है। अब देख लीजिए, आप ऑप्शंस खुद देखिए और इसका आंसर फाइंड करिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका जेनेटिक डिसऑर्डर से है, सॉरी, और टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन तीनों के बता देती हूँ आपको। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक जो है एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये YO है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्स नॉट कंडीशन आ जाती है, एक यहाँ पे गायब हो जाता है क्रोमोसोम, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है जिस इंडिविजुअल को टर्नर सिंड्रोम है उसमें कितना हो जाएगा? 45 हो जाता है। और ये जो सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से स्टेराइल हो जाता है, ठीक है, फीमेल स्टेराइल हो जाती है और इसकी जो ओवरीज होती हैं रूडिमेंट्री यानी कि फंक्शनल नहीं रहती बाद में, जिसकी वजह से इस टर्नर सिंड्रोम की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर भी अच्छे से अपीयर नहीं होते हैं। सेकेंड में बात करूं अगर डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम में क्या कंडीशन आती है? ये जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं होता, ऑटोसोम से, और क्रोमोसोम नंबर 21 से रिलेट होता है। वी नो दैट हमारी बॉडी में 21 दो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में, एक और यहाँ पे 21 आ जाएगा, यानी कि ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो फिजिकल और साइकोमोटर दोनों जो डेवलपमेंट है रिटार्ड हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है उसमें, ठीक है। शॉर्ट जो है हेड हो जाता है इसका, शॉर्ट हेड, नेक की जो लेंथ है वो रिड्यूस जैसी हो जाएगी, पाम बड़े ब्रॉड जैसे हो जाएंगे, इस तरह के करेक्टर आते हैं। और अब बात करते हैं हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी जो है स्टूडेंट पूछा जा सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। प्रेजेंस ऑफ वन एडिशनल कॉपी, मतलब कि जैसे कि एक्स, ये हमें पता है नॉर्मल होता है और ये नॉर्मल मेल होता है। अगर जो है इसमें एडिशनल कॉपी किसकी आ जाएगी? एक क्रोमोसोम की आ जाएगी, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की, तो यहाँ पे ये क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाते हैं। मेल में इसकी वजह से फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाता है और ऐसे इंडिविजुअल जिनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो क्या होते हैं? वो स्टूडेंट्स स्टीराइल यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। अब 25 क्वेश्चन हमने आज करे हैं, 25 से ज़्यादा 25+ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, जो कि और कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं स्टूडेंट जो कि टैट में नहीं पूछ सके हैं बट वो इम्पॉर्टेंट है, तो उनका थोड़ा थोड़ा आइडिया भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगी। ये पार्ट जल्दी से हम फिनिश कर लेंगे ताकि पेपर में आपको हेल्प मिल जाए। जेनेटिक्स के बाद जो है आपका माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटेजी इन फूड प्रोडक्शन, देन माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, सारा जो पोर्शन है उससे इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। एंड स्टूडेंट, वीडियो के जो नेक्स्ट पोर्शन आपका है, अभी जो आगे पोर्शन लगाया हुआ है, इसमें आपको कौन सी वीडियो जो है आपके टैट के लिए हेल्पफुल है और वो कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है, ये मैंने आगे बताया हुआ है, आप देख सकते हो इसको भी। और अभी जो है टाइम बहुत कम रह गया तो यूटिलाइज उसको अच्छे से करिए, अच्छे मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हर कुछ पढ़ेंगे मतलब नहीं पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका वेटेज ही नहीं होता पेपर के लिए और आप उन्हीं को पढ़ते रहें तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है, बाकी कंटेंट आपका छूट जाएगा। इसलिए समझदारी से पढ़ें, जो चीज़ें ज़्यादा वेटेज रखती हैं उनको पहले कवर कर लें और रिविज़न ज़रूर करें, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है तो एक आधा कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, ओके, टेक केयर। फ्रेंड्स, ये है हमारा चैनल, अभी तक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 756 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। अब इनमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए प्लेलिस्ट सेक्शन में चलते हैं।
सो स्टूडेंट, ये है प्लेलिस्ट सेक्शन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे ये अभी मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाला है इस प्लेलिस्ट में। यहाँ पे HP टेट टॉपिक वाइज में सिर्फ एक वीडियो है। यहाँ पे मैं वीडियो प्लस आपको करूँगी, ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, उनके कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको MCQs जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वो हम लोग करेंगे। आफ्टर दिस, ये है स्टूडेंट 2022 के लिए, ये फिजिक्स सेक्शन के लिए है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी हमारी। यस, प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपको नहीं आती है, ठीक है, गड़बड़ है आपकी, तो इसमें क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने मतलब अदर प्लेलिस्ट में भी फिजियोलॉजी के टॉपिक करवाए थे वो सारे मैंने इसी में एक जगह ऐड कर दिए हैं, जो मैंने बायो बूस्टर सीरीज में भी करवाए हैं। डाइकोट मोनोकोट से क्वेश्चन आते हैं, क्या होती हैं वो चीज़ें, ठीक है, ये आपको समझना है। C3 C4 प्लांट आपको अंडरस्टैंडिंग, देखो छोटी छोटी वीडियो 4 मिनट की है, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ भी आने लगेंगी। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, क्या होता है, फिर लाइट एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है, PS1 PS2 सिस्टम, मतलब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बहुत ईजिली चीज़ें करवाई हुई हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगी। आफ्टर दिस आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वही देखिए, वो मैंने आपको एक टेबल बताया था, यही वो वीडियो है यहाँ पे इस सेक्शन में, ठीक है, आपको प्लांट फिजियोलॉजी सेक्शन में मिल जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, और यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में जितने भी क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल के MCQ भी करवाए हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वो होंगे। आफ्टर दिस सेकेंड प्लेलिस्ट देखते हैं। सो प्लांट फिजियोलॉजी के बाद केमिस्ट्री फॉर बिगिनर है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, केमिस्ट्री पढ़ना बोरिंग लगता है, ये समझ में नहीं आती, उनके लिए यहाँ पे अभी तक मैंने 13 पार्ट्स अपलोड करे हैं। इस वाली वीडियो में मैं रेगुलर अभी वीडियोस डाल रही हूँ, अभी टैट के लिए भी आपको हेल्प करेंगे, और वैसे भी अगर आप केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो भी। केमिस्ट्री के MCQ के लिए यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें जो MCQ हम एक्चुअली करते हैं स्टूडेंट्स, उस MCQ का जो कंसेप्ट होता है वहां से भी हम क्वेश्चन करते हैं, तो एक MCQ में आपके 5 से 6 क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये मैथ्स की है, फिजिक्स की है, जो आपके लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पे बायोलॉजी MCQ रिवीजन, जो हमने एक MCQ डेली करते हैं, उस MCQ का लास्ट टाइम रिवीजन, यानी 30 MCQ जब हो जाते हैं उसका रिवीजन, यहाँ पे ये वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आफ्टर दिस यहाँ पे TGT कमीशन के लिए है, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, दिस सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड होते हैं। MCQs हम बहुत सारे करवा रखे हैं अभी, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। आफ्टर दिस बॉडी ऑर्गन सीरीज, आप इस सीरीज को एक बार ओपन करके देखना और इसको पढ़ के देखना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब ये सीरीज आपको पता है, लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको ये पता है, और इनको सारी इंफॉर्मेशन हर जगह से लेके आना, इट इज़ नॉट गिवन इन NCERT। आप नहीं कह सकते ऐसा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन NCERT में है, आपको अलग अलग जगह से ढूंढ के चीज़ें लेके आना, और एक वीडियो में रिप्रेजेंट मैंने कर रखी हैं। आप इस वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट की जो वीडियो है उनको देखेंगे, आपको ज़रूर जो है एक मतलब सेटिस्फेक्शन इस चीज़ से होगा कि नहीं, टॉपिक आप सेटिस्फाई होंगे कि टॉपिक की पूरी नॉलेज आपको मिल पाई है। ये प्लेलिस्ट मैंने इस तरह से डिज़ाइन करा है, और बहुत मेहनत मैंने इस प्लेलिस्ट में करा है। केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं HP टेट के, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे मैंने पोइट्री लिखी थी। यस, टॉप 100 NCERT +2 क्लास के वीडियोस हैं इसमें, चैप्टर्स जो हैं मैंने करवाए हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको प्लेलिस्ट ओपन करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये चैप्टर 1 के हैं, 100 क्वेश्चन। वैसे कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, उनमें से 100 क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है स्टूडेंट, ये भी हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन 5th चैप्टर भी हो चुका है, एंड योर 8th चैप्टर है वो भी कर लिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आप NCERT को खुद नहीं पढ़ना चाहते, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो हैं वो बने बनाए मिलेंगे, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अभी टाइम कम है इसलिए। आफ्टर टॉप 100 NCERT टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन, जो कि हमने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जो है वो करा था 21 में। ये सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसकी जो एंड वाली वीडियो है पेपर के टाइम बैक टू बैक हमने करी थी बहुत। केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज को आप कर सकते हैं, इसमें केमिस्ट्री करी थी लास्ट टाइम टैट के लिए। बायोमोलिक्यूल की सीरीज है, ये नोटिफिकेशन एंड सिलेबस के बारे में यहाँ पे वीडियोज रहती हैं। एंड वन मोर, बायो बूस्टर सीरीज को मत छोड़ना, ठीक है,
ये छोटी छोटी वीडियोस इसमें होती हैं स्टूडेंट। इस प्लेलिस्ट में कंसेप्ट ऐसे होंगे कि जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। फॉल्स फीसिस वाले क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, सेल डिवीजन वाले आते हैं, वेनेशन वाले क्वेश्चन हैं, डिसऑर्डर्स यहाँ पे हैं, आप देख पा रहे हो। देखो जिस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये फोटोसिंथेसिस वाले जो फिजियोलॉजी की पोर्शन था वहाँ से मैंने इसको अलग कर दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्लेलिस्ट भी आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। एंड आफ्टर बायो बूस्टर सीरीज, ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। और टॉप 100 एनसीईआरटी चैप्टर कुछ मैंने +1 के भी करवाए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये आपका टाइम सेव करेगी, जो टॉप 100 वाली वीडियो है वो आपके टाइम सेव करेगी, उन क्वेश्चन बने बनाए इसमें हैं। एनिमल किंगडम को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास ये वाला प्लेलिस्ट है, इसमें सारे ही क्वेश्चन मैंने मतलब ये पॉइंट्स की फॉर्म में बना रखे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपको एचपी टेट के प्रीवियस ईयर ये वाले, तो मतलब आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। यहाँ पे पेपर करवाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि मैं हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बताती हूँ और कंसेप्ट भी साथ में लेके चलती हूँ, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 9th क्लास बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा, जो मैंने टिश्यू वाला चैप्टर एक बताया यहाँ से। और ये कुछ अदर प्लेलिस्ट है 10th क्लास के और ह्यूमन फिजियोलॉजी की, अगर आपको देखनी है प्लेलिस्ट तो लास्ट में अवेलेबल है ये सारी प्लेलिस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, समय कम है, आप बिजी रहते हैं दिन भर, तो अब आपको करना क्या है। अब आपको यूट्यूब से, चैनल से किस तरह से हेल्प मिलेगा, आपको +1 और +2 की जो टॉप 100 एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको चैप्टर वाइज करवाए हैं उनको देखना है, बने बनाए क्वेश्चन वहाँ पे हैं। इसके बाद फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फिजियोलॉजी के लिए आपको प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, उनको करिए। फिर इसके बाद आप करिए बायो बूस्टर सीरीज। काफ़ी टाइम से मैंने इसमें भी कोई वीडियो डाली नहीं है, बट ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स बन रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए आप। इसके बाद स्टूडेंट बॉडी ऑर्गन सीरीज मत छोड़ना, इसे बॉडी ऑर्गन की सीरीज है उसे करिए। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है उसको देखिए। आफ्टर दिस आप लोग जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डेली एमसीक्यूज जो आते हैं, बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं, तो ये आपको करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो, इसको अच्छे से कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स बायोलॉजी में आएंगे और आप सेटिस्फाइड होंगे इस चीज़ से, ठीक है। तो यही था आज का हमारा जो टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्लानिंग करना आपके सब्जेक्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अभी बायो के लिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लेके मैं आने वाली हूँ विद कंसेप्ट, विद चैप्टर वाइज कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट्स भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। जो भी मैं पार्ट लेके आऊंगी, चाहे मैं कम ही पार्ट अपलोड करूं, लेकिन वो क्वालिटेटिव रहेंगे, मेजर चैप्टर्स को लेके रहेंगे। जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन सेपरेटली, एंड योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, माइक्रोब्स का क्या यूज़ है, एंड योर इकोलॉजी ऑल्सो। तो इस तरह की वीडियो मैं लेने वाली हूँ आगे, और केमिस्ट्री की वीडियोस आपके लिए आ ही रही हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।